आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर गहराई से बात करने वाले हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 PWDVA जिसे कहते हैं। ये कानून आप जानते हैं घरेलू हिंसा झेल रही महिलाओं को सुरक्षा देने के लिहाज से एक मील का पत्थर माना जाता है। हमारे पास ना इस पर एक कानूनी विश्लेषण है, एक तरह का श्वेत पत्र कह सकते हैं, उसके कुछ हिस्से हैं। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि हमारी न्यायपालिका ने इस कानून के नेक इरादे यानी सुरक्षा देने का जो मकसद है और दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल की जो आशंका रहती है उसके बीच संतुलन कैसे बनाया है। ये एक अहम सवाल है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी कानून, खासकर जो सामाजिक कल्याण के लिए बना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके दुरुपयोग की गुंजाइश वो तो रहती है। पीडब्ल्यूडीवीए का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, हिंसा रोकना। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अदालतों ने ये कैसे सुनिश्चित किया कि ये कानून किसी के व्यक्तिगत बदले का हथियार न बन जाए और जो प्रतिवादी हैं, यानी जिन पर आरोप लगे हैं, आमतौर पर पति होते हैं, उनके अधिकारों का भी हनन न हो। हाँ, ये संतुलन ही सबसे अहम है। बिल्कुल। तो चलिए इस विश्लेषण की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि अदालतों ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए क्या रास्ता अपनाया है, क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता मेरे मन में कि अदालतों के लिए संतुलन साधना इतना जरूरी क्यों है? क्यों नहीं बस कानून को सख्ती से लागू कर दिया जाए? कान करने या सिर्फ बदला लेने का जरिया बनने दिया गया तो कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, है ना? अदालतों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वो कानून के लक्ष्यों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जिन्हें कहते हैं, उनके बीच एक महीन रेखा पर चलें। उन्हें यह देखना है कि कानून की ढाल का इस्तेमाल तलवार की तरह ना हो। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल काम होगा। अच्छा, तो जब अदालत को लगता है कि कहीं ना कहीं कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ परेशान करने के लिए शिकायत की गई है, तो उनके पास क्या अधिकार है इसे रोकने के? उनके पास ऐसी शिकायतों को खारिज करने का पूरा अधिकार है। फर्जी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से निपटना अदालतों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। उदाहरण के तौर पे दिल्ली हाई कोर्ट ने वो संदीप पनाम स्टेट वाला मामला था 2010 का, हाँ, उसमें कार्रवाई रद्द कर दी थी। कोर्ट ने पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोप झूठे और अस्पष्ट थे और साफ किया कि अधिनियम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सौरभ कुमार त्रिपाठी बनाम विधि रावल, ये 2023 का केस है। अच्छा, हल्का ही है ये तो। हाँ, इसमें स्थिति को और भी स्पष्ट कर दिया है। ये फैसला बहुत अहमियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पहली नजर में ही लगे, मतलब प्रथम दृष्टया, कि घरेलू हिंसा की कार्रवाई बिल्कुल बेबुनियाद है, तुच्छ है या सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए शुरू की गई है, तो हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे रद्द कर सकता है। अच्छा, ये अंतर्निहित शक्तियां कौन सी हैं? मतलब क्या है इनका? ये शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 482 में दी गई हैं, जो अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है, उसमें यह धारा 528 बन गई है। ये शक्तियां हाईकोर्ट को इसीलिए दी गई हैं ताकि वो कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोक सकें और न्याय सुनिश्चित कर सकें। सौरभ कुमार त्रिपाठी फैसले ने एक और बड़ी बहस खत्म कर दी। कौन सी बहस? पहले ये सवाल उठता था कि PWDVA कार्यवाही तो सिविल यानी दीवानी प्रकृति की होती है। हाँ। तो क्या हाई कोर्ट अपनी क्रिमिनल यानी आपराधिक शक्तियों धारा 482 का इस्तेमाल कर सकता है? ये तो तकनीकी सवाल है। हाँ, बिल्कुल। तो कोर्ट ने साफ कर दिया, हाँ, कर सकता है। प्रकृति चाहे दीवानी हो, पर अगर प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है तो हाईकोर्ट रोक सकता है। ये तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया जिन्हें लगता है कि उनके खिलाफ झूठा केस किया गया है। वो शुरुआत में ही इसे चुनौती दे सकते हैं हाईकोर्ट में। बिल्कुल। और सिर्फ कार्रवाई रद्द करना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर बहुत सख्त रवैया अपनाया है। दलीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में कोर्ट की टिप्पणी सुनने लायक है। ये दिलचस्प है। क्या कहा था कोर्ट ने? कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था? बहुत कड़े। कोर्ट ने कहा था कि जो व्यक्ति न्याय की धारा को गंदा करने की कोशिश करता है या न्याय के पवित्र झरने को मैले हाथों से छूता है, उसे किसी भी तरह की राहत नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो अंतरिम हो या अंतिम। और ये भी कि अगर किसी पक्ष ने अदालत को गुमराह करके कोई आदेश हासिल किया है, यानी झूठ बोलकर या तथ्य छुपाकर, हाँ बिल्कुल, तो उसे मामले की मेरिट पर यानी गुण दोष पर सुने जाने का कोई हक नहीं है। मतलब साफ है कि सिस्टम से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाह, ये तो बहुत सख्त टिप्पणी है।
मतलब अदालतें साफ कह रही हैं कि अगर आप सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, चाहे आपका मामला बाद में कितना भी मजबूत क्यों न लगे। अच्छा, इसके अलावा कानून के शब्दों की सही व्याख्या भी तो बहुत मायने रखती होगी, ताकि गलतफहमी ना हो। जैसे कुछ खास शब्द हैं, साझा घर, शेयर्ड हाउस होल्ड, इसको लेकर काफी भ्रम रहा है, मैंने सुना है। हाँ, बिल्कुल रहा है। साझा घर की परिभाषा पर अदालतों ने काफी विचार किया है। एसआर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा 2007 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो एक लैंडमार्क था उस समय। हाँ, वो तो काफी चर्चित था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि साझा घर का मतलब वो घर है जो या तो पति का अपना हो, या उसने किराए पर लिया हो, या फिर वो किसी संयुक्त परिवार की संपत्ति हो जिसमें पति का हिस्सा हो। इस व्याख्या से उन पतियों और उनके रिश्तेदारों, खासकर सास ससुर को काफी राहत मिली थी जिनकी अपनी अलग संपत्ति थी। मतलब पत्नी सिर्फ उसी घर में अधिकार मांग सकती थी जो पति से सीधे जुड़ा हो। हाँ, एक तरह से यही मतलब था। लेकिन मैंने सुना है कि ये स्थिति अब बदल गई है। क्या अदालतों ने इस पर दोबारा विचार किया? बिल्कुल बदला है, और ये दिखाता है कि कानून कैसे समाज के साथ विकसित होता है। सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा, 2021 का मामला। अच्छा, ये नया है। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बत्रा वाले फैसले से एक अलग और ज्यादा व्यापक नजरिया अपनाया। आहूजा मामले में कोर्ट ने माना कि साझा घर सिर्फ मालिकाना हक या किरायादारी तक सीमित नहीं है। अगर कोई महिला किसी घर में पति के साथ स्थायी रूप से रह रही है, मतलब एक तरह से उनका वैवाहिक घर वही है, भले ही वो घर पति के नाम ना होकर किसी और रिश्तेदार जैसे सास ससुर के नाम हो, तो भी उसे साझा घर माना जा सकता है। ओह, अच्छा। तो इसका बड़ा मतलब ये है कि अब कानून सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं देखता, बल्कि महिला के वास्तविक निवास और रिश्ते की सच्चाई को ज्यादा महत्व देता है। ये तो अदालतों के नजरिए में एक बड़ा बदलाव था। एकदम सही। ये दिखाता है कि अदालतें अब कानून को ज्यादा व्यावहारिक और पीड़ित केंद्रित नजरिए से देख रही हैं, सिर्फ संपत्ति के स्वामित्व के नजरिए से नहीं। ठीक है, तो घर की परिभाषा तो समय के साथ बदली है, ये समझ आया। लेकिन ये कानून किन रिश्तों पर लागू होता है? क्या कोई भी दो लोग जो साथ रहते हैं वो इसके दायरे में आ जाते हैं? यहाँ घरेलू संबंध यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है? ये भी एक अहम सवाल है, और इस पर भी क्लियरिटी आई है। डी वेलुस्वामी बनाम डी पचाई अम्मल, ये 2010 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि पीडब्ल्यूडीवीए के तहत सुरक्षा पाने के लिए रिश्ता या तो शादी का होना चाहिए या फिर विवाह जैसी प्रकृति का होना चाहिए। रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। विवाह जैसी प्रकृति, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर तरह का लिव इन रिलेशनशिप इसके दायरे में नहीं आएगा। उसके कुछ मापदंड होने चाहिए, जैसे समाज उन्हें पति पत्नी की तरह देखता हो, उनकी उम्र कानूनी तौर पर शादी लायक हो, वो स्वेच्छा से साथ रह रहे हों, आर्थिक और सामाजिक रूप से जुड़े हों, वगैरह। महज वीकेंड पर साथ रहना या थोड़े समय के लिए साथ रहना काफी नहीं है, एक स्थायित्व दिखना चाहिए। और रिश्तों के संदर्भ में एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला है इंदरजीत सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य का। ये 2011 का है। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पति पत्नी का कानूनी तौर पर तलाक हो चुका है, एक वैध डिक्री है, तो उनके बीच का घरेलू संबंध खत्म हो जाता है। तलाक के बाद संबंध खत्म? हाँ, कानूनी तौर पर। इसलिए तलाक के बाद पत्नी पूर्व पति के खिलाफ पीडब्ल्यूडीवीए के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकती। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाइवोर्स हो गया तो पीडब्ल्यूडीवीए लागू नहीं होगा। इसका क्या असर पड़ता है फिर? इसका सीधा असर यह है कि पीडब्ल्यूडीवीए का इस्तेमाल तलाक के किसी वैध अदालती फैसले को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर किसी को तलाक के फैसले से दिक्कत है, मान लीजिए गुजारा भत्ता या किसी और चीज पर, तो उसे उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील करनी होगी। पीडब्ल्यूडीवीए का रास्ता उसके लिए नहीं है। सही। ये कानून के दुरुपयोग को रोकने का एक और तरीका है। समझ गई। अब एक और व्यवहारिक मुद्दा आता है, शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है? क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन का। कई बार लोग कहीं और रहते हैं और शिकायत कहीं और दर्ज करा देते हैं। क्या अस्थायी निवास यानी टेम्पररी रेसिडेंस के आधार पर कहीं भी केस किया जा सकता है? इस पर भी अदालतों ने स्थिति साफ की है कई मामलों में, जैसे जागीर कौर बनाम जसवंत सिंह, रविंद्रनाथ साहू बनाम सुशीला साहू और निर्माण सागर बनाम मोनिका सागर चौधरी। इन सब में ये सिद्धांत स्थापित हुआ है कि क्षेत्राधिकार के लिए अस्थायी निवास का मतलब सिर्फ कुछ देर के लिए कहीं रुक जाना या घूमने जाना नहीं है। मतलब कैजुअल स्टे या फ्लाइंग विजिट नहीं। हाँ, बिल्कुल। वहां रहने का एक इरादा होना चाहिए, एक किस्म की निरंतरता होनी चाहिए, भले ही वो थोड़े समय के लिए क्यों न हो।
जैसे कोई अपने माता पिता के घर कुछ समय के लिए रहने गया है हिंसा के बाद, तो वो अस्थायी निवास माना जा सकता है। लेकिन सिर्फ किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन रुक जाना, वो नहीं। तो इसका असली मतलब क्या हुआ आम आदमी के लिए? इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये है कि कोई सिर्फ इसलिए किसी दूर दराज की अदालत में केस फाइल नहीं कर सकता कि प्रतिवादी को परेशान करना है। इसे फोरम शॉपिंग कहते हैं और अदालतें इसे रोकने की कोशिश करती हैं। अच्छा, फोरम शॉपिंग। हाँ, उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि शिकायतकर्ता उस जगह का नाजायज फायदा ना उठाए जहां उसका वास्तव में कोई स्थायी या अस्थायी निवास नहीं है, वरना प्रतिवादी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमने देखा कि अदालतों ने परिभाषाओं को स्पष्ट किया है ताकि गलत इस्तेमाल न हो। ये तो हुई बात डेफिनेशंस की। लेकिन जब मामला अदालत में पहुंच जाता है, कार्रवाई शुरू हो जाती है, तब प्रतिवादी यानी जिस पर आरोप है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या उपाय हैं? क्या सिर्फ आरोप लगा देना काफी है या सबूतों की भी जरूरत पड़ती है? सबूतों की जरूरत बिल्कुल पड़ती है, बल्कि न्यायपालिका ने इस पर बहुत जोर दिया है। सिर्फ कह देने से कि हिंसा हुई है काफी नहीं है। शंभू प्रसाद सिंह बनाम मंजरी ये 2012 का दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। हाँ। इसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि सुरक्षा या निवास के आदेश सिर्फ गोलमोल या अस्पष्ट आरोपों पर नहीं दिए जा सकते। मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी आदेश देने से पहले ठोस सबूतों को ध्यान से देखे और अपना विवेक इस्तेमाल करे। ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। इसी तरह का सिद्धांत भास्कर लाल शर्मा बनाम मोनिका मामले में भी सामने आया था, 2010 का। हाँ, आपने जिक्र किया था पहले इसका। हाँ, हालांकि वो केस आईपीसी की धारा 498A से जुड़ा था, दहेज प्रताड़ना वाला, लेकिन उसका सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर शिकायत में पति के पूरे परिवार को, मतलब दूर के रिश्तेदारों तक को, बिना किसी ठोस आधार के बस यूं ही लपेट लिया गया है, हाँ, ऐसा होता है कई बार, तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसी कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है। कहने का मतलब है आरोप विशिष्ट होने चाहिए, हर व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए और उनके समर्थन में कुछ सबूत तो होने ही चाहिए। अच्छा, और पैसों के मामले में, जैसे गुजारा भत्ता या मुआवजा, क्या यहाँ भी गलत इस्तेमाल की गुंजाइश होती है? अक्सर सुनने में आता है कि बहुत ज्यादा रकम मांग ली जाती है जो शायद वाजिब ना हो। हाँ, आर्थिक राहत के दावों में भी दुरुपयोग की संभावना रहती है और अदालतें इस पर भी ध्यान देती हैं। विनय वर्मा बनाम कनिका वर्मा, ये भी 2010 का दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। अच्छा। ये इसका अच्छा उदाहरण है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तब दखल दिया जब पाया गया कि पत्नी ने अपनी आर्थिक जरूरतें और पति की आय को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था और जो रकम मांगी थी वो अनुपातहीन थी। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने उस रकम को काफी कम कर दिया। इससे संदेश गया कि राहत मांगना अधिकार है, लेकिन वो वाजिब होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। मनमाने ढंग से कुछ भी मांग लेना कानून का दुरुपयोग माना जा सकता है। और मान लीजिए निचली अदालत यानी मैजिस्ट्रेट कोई गलत आदेश दे देता है या फिर बिना पूरी बात सुने ही एक तरफा आदेश दे देता है, जैसे एक्स पार्टी कहते हैं, तब क्या वो अंतिम होता है? नहीं, वो अंतिम नहीं होता। कानून में ही इसके खिलाफ अपील का रास्ता दिया गया है। PWD-VA की धारा 29 के तहत मैजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश से असहमत पक्ष, आमतौर पर पति या उसके रिश्तेदार, वो सत्र न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। अच्छा, अपील का प्रावधान है। जी हाँ। इसके अलावा अगर कोई अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर, बिना ठीक से सुनवाई किए या बिना पर्याप्त सबूतों के दे दिया गया है, तो उसे हाईकोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है, CRPC की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, और उसे रद्द करवाया जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि नैसर्गिक न्याय का पालन हो और जल्दबाजी में दिए गए आदेशों की समीक्षा हो सके। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो किसी व्यक्ति को, खासकर पति को, अगर लगता है कि उसके खिलाफ PWD-VA के तहत झूठी या बेबुनियाद शिकायत दर्ज हुई है, तो उसके पास क्या-क्या कानूनी रास्ते बचते हैं, संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हमने चर्चा की और जैसा इन अदालती फैसलों से साफ होता है, उसके पास कई विकल्प हैं। पहला कदम तो मजिस्ट्रेट के सामने ही मजबूती से अपना पक्ष रखना, सबूत पेश करना और कोशिश करना कि मामला वहीं खत्म हो जाए या आरोप खारिज हो जाए। ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट का आदेश खिलाफ आता है तो धारा 29 के तहत सत्र न्यायालय में अपील करना एक सीधा रास्ता है, या फिर हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दायर की जा सकती है, जैसा मैंने बताया। तीसरा, अगर मामला वाकई तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण लगता है तो CRPC की धारा 482, अब BNSS की धारा 528 के तहत सीधे हाईकोर्ट जाकर कार्यवाही को रद्द करवाने की मांग करना।
सौरभ कुमार त्रिपाठी मामले के बाद ये रास्ता और पुख्ता हो गया है। और कोई रास्ता? हाँ, इसके अलावा अगर ये साबित होता है कि शिकायत झूठी थी, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 211 जो झूठा आरोप लगाने से संबंधित है, उसके तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। साथ ही मानहानि डेफेमेशन का दीवानी मुकदमा भी दायर करने का विकल्प हमेशा रहता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो शायद श्वेत पत्र में भी इशारा किया गया है, कि अक्सर अंतिम राहत उच्च न्यायालयों या सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। ऐसा क्यों? इसका एक कारण ये हो सकता है कि निचली अदालतें कानून के सुरक्षात्मक पहलू पर ज्यादा ध्यान देती हैं, जो कि स्वाभाविक भी है, और शुरुआत में महिला के पक्ष में झुक सकती हैं। उच्च अदालतें फिर सबूतों, कानून की बारीकियों और संतुलन के पहलू पर ज्यादा गहराई से विचार करती हैं। तो इस पूरी चर्चा से ये तस्वीर उभरती है कि न्यायपालिका ने एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की है। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है, दूसरी तरफ कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने की चुनौती। आपका क्या आकलन है? न्यायपालिका का रवैया कैसा रहा है इस मामले में? देखिए, विश्लेषण तो यही दिखाता है कि खासकर उच्च न्यायपालिका ने काफी सधावा और संतुलित रवैया अपनाया है। उन्होंने कानून के मूल उद्देश्य यानी वास्तविक पीड़ितों की रक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही उन्होंने लगातार ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि इस कानून को किसी को प्रताड़ित करने या व्यक्तिगत स्कोर सेटल करने का जरिया ना बनने दिया जाए। उन्होंने परिभाषाओं को स्पष्ट किया, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय दिए और दुरुपयोग के मामलों में हस्तक्षेप भी किया है। लक्ष्य हमेशा निष्पक्षता और न्याय के व्यापक सिद्धांतों को बनाए रखना रहा है। तो आज की हमारी बातचीत साफ करती है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 निस्संदेह महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसी भी शक्तिशाली कानून की तरह इसके सही अमल में न्यायपालिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसकी व्याख्या और इस्तेमाल में एक संतुलन बनाए रखने का लगातार प्रयास किया है। बिल्कुल, अदालतों का काम सिर्फ कानून लागू करना नहीं, बल्कि ये देखना भी है कि वो जमीनी हकीकत पर कैसे लागू हो रहा है। उन्होंने साझा घर, घरेलू संबंध जैसी अवधारणाओं को समय के साथ स्पष्ट किया, सबूतों की अहमियत पर जोर दिया और अपील जैसे रास्ते खुले रखे हैं। ये सब कोशिशें यही दिखाती हैं कि कानून का मकसद वास्तविक पीड़ितों की मदद करना है, न कि किसी निर्दोष को फंसाना या व्यक्तिगत झगड़ों का मंच बनना। ये पूरी प्रक्रिया हमें ये भी दिखाती है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। न्यायपालिका उसे समाज की बदलती ज़रूरतों और वास्तविकताओं के संदर्भ में लगातार देखती है, समझती है और उसकी व्याख्या करती है। ये एक जीवंत प्रक्रिया है। हाँ, और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जब भी हम अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाते हैं, तो उसमें हमेशा एक तनाव रहता है, एक अंतर्निहित तनाव। जरूरतमंद को सुरक्षा कैसे दें, और साथ ही ये कैसे सुनिश्चित करें कि उस सुरक्षा का गलत फायदा न उठाया जाए। PWDVA के मामले में अदालतों का सफर इसी तनावपूर्ण संतुलन को साधने की कहानी है। ये न्यायिक विवेक और व्याख्या की लगातार विकसित होती प्रकृति को भी दिखाता है कि न्याय केवल कानून के शब्दों में नहीं, बल्कि उसके सही और संतुलित इस्तेमाल में है।